देखो डेराइव यूनिट बता दिए थे नहीं, टोटल डेराइव यूनिट जो इंपॉर्टेंट था वो सब बता दिए, ठीक ना। उसमें कोई डाउट है? नहीं है, नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, हेडिंग डालो, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। हो गया? लिखो, when derived unit units are written as M L T etc as a fundamental unit, then their power is known as dimension। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, if drive unit is written MLT XY Z, then if derived unit written, और ये वाला लाइन लिख दो, MLT और उस पर पावर XYZ, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर देना है। Then it is known as dimensional formula. It is known as dimensional formula where m का मतलब हो गया मास, l का मतलब लेंथ मीटर, और t का मतलब टाइम सेकेंड, और x y z in t
जर्स। ठीक है, इंटीजर्स मतलब माइनस, प्लस और जीरो, तीनों मिलाकर इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो, आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है इसी फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है? MLT के रूप में। ठीक है, मान लो कि आपको कहा गया कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए या तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए या आपको बेसिक यूनिट जो बताए हैं वो याद होना चाहिए। इस दो में से अगर कोई नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। फार्मूला याद रखिए और नहीं तो जो बेसिक यूनिट लिखवाए हैं वो याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मान लिया जाए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया और टी का यूनिट, ये क्या लिखोगे? ठीक है, ये मीटर पर सेकंड हो गया। ये क्या मिला आपको? बेसिक यूनिट, और ये मिला फार्मूला, और ये मिला हमको बेसिक यूनिट। कोई चाहिए, ये दोनों में से कोई रहेगा तो हम निकाल लेंगे। अब हमको डायमेंशनल फार्मूला रखना है। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला रखने के लिए क्या करोगे कि यहां जो m है वह m का मतलब क्या है? लेंथ है, मीटर है, तो उसके लिए हम यहां क्या लिखते हैं? L, और S क्या है? उसके लिए क्या लिखेंगे? T। हो गया। अब पावर इंटीजर्स में है, कितना है वो? -1। अब इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे तो ये आपको मिल गया क्या? तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब पूछेगा कि बताइए कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन के लिए आपको क्या बताया है कि जो पावर होगा वही डायमेंशन होगा। तो बताओ कि L और T है, यही दो है ना, तो इस पर पावर कितना है? तो ओवरऑल पावर क्या कहलाएगा? पावर ऐसे कैलकुलेट करते हो? अब बताओ तो इसमें इसका पावर कितना कहलाएगा? टू कहलाएगा, 3 कहलाएगा। कैसे? तो सबसे बड़ा होगा वही ना पावर कहलाता है। ये बात जानते कि नहीं जानते? तो बताओ कि इसमें 2 पावर है, एक 1 है और दूसरा, तो सबसे बड़ा पावर कौन है? ये ओवरऑल पावर कितना होगा? 1। तो इसका डायमेंशन कितना होगा? यानी कि यूनि डायमेंशनल की 2 डायमेंशनल? तो वेलोसिटी यूनि डायमेंशनल नहीं होता है। अब आपको अगर फोर्स लिखना हो तो फोर्स इज इक्वल टू m में m का kg, a का। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, लिख लोगे L। अब इसको -2 मत पढ़ना, T इनवर्स 2 क्या पढ़ेंगे? T इनवर्स
2। अगर इसको पढ़ोगे टी इनवर्स, 1 नहीं पढ़ा जाता, केवल टी इनवर्स। 2 3 4 रहेगा माइनस में तो इनवर्स 2, इनवर्स 3, इनवर्स 4 पढ़िएगा, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होगा? 1। तो फोर्स यूनिट डायमेंशनल की 2 डायमेंशनल? आप बताओ, वर्क बराबर फोर्स इंटू, तो फोर्स का केजी पर सेकेंड इंटू डी का कितना हो गया? केजी। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो क्या आ जाएगा? आया? तो बताइए कि इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना हुआ? डायमेंशनल फार्मूला ml² T इनवर्स 2 और डायमेंशन तो वर्क यूनिट डायमेंशनल की 2 डायमेंशनल? तो वर्क तो 2 डायमेंशनल होता है, एक फोर्स के डायरेक्शन में, एक डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप लोग को जितना डेराइव यूनिट दिए हैं वो सब निकल जाएगा, और जहां पर MLT नहीं रहेगा, A रहेगा, ठीक है, या K रहेगा तो वही लिख देना, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का निकाल के दिखाइए तो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फार्मूला लिखे हो तो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला बेसिक यूनिट कल पढ़ाए थे ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पिछले क्लास में। H बाई एम, अरे रे, H बाई एम डेल्टा T हो गया। H क्या है? H क्या है? हीट, और हीट एक एनर्जी है? तो हीट का जो बेसिक होगा वही एनर्जी का होगा, और जो एनर्जी का होगा वही वर्क का होगा। हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है ना जी, और हीट एनर्जी और वर्क दोनों का सेम होता है, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड किसका हो गया? और एम का मतलब मास, मास मतलब केजी, इसका मतलब टाइम है कि डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन हो गया। तो यहां से केजी केजी कट गया तो क्या बचा? हो गया
अब इसमें kg है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया है? तो इसमें का kg तो खत्म हो गया है? तो जब kg खत्म हो गया तो m खत्म हो गया है? तो m खत्म हो गया तो यहां क्या लिखेंगे? l स्क्वायर t इनवर्स 2 और हो गया, ये 2 डायमेंशनल हो गया। कोई दिक्कत? पोटेंशियल डिफरेंस का लिखो, मेहनत करो, मेहनत बिना मेहनत के लिए नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फार्मूला बताओ क्या है? यही ना है? हाँ? यही है। अब इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एस टाइम है, सेकेंड। पिछले क्लास में आप नहीं थे क्या? लेट से साइंस क्रमबद्ध ज्ञान है। थोड़ा सा भी क्रम टूटेगा ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, 1-2 दिन समय लग जाएगा समझने में ना। ठीक है, फिर भी जहां डाउट होगा तुम लोग पूछ लेना, ठीक है? अगर डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी हम आपको लिखवाए हैं सब का डायमेंशनल फार्मूला लिख लोगे? हाँ, तो अगले क्लास में हम चेक करेंगे। हाँ, सब का डायमेंशनल फार्मूला लिख कर लाइएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को परीक्षा से संबंधित कुछ बात बताएं कि परीक्षा में प्रश्न क्या पूछता है। ठीक है, देखो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्मॉल g एंड कैपिटल G in ग्रेविटेशनल फोर्स या फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए स्मॉल g और कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है।
निकल जाएगा। किसका? स्मॉल जी का कि कैपिटल जी का? स्मॉल जी का। कैसे? स्मॉल जी है क्या चीज? स्मॉल जी क्या है? हाँ, स्मॉल जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो स्मॉल जी क्या है? एक प्रकार का एक्सीलरेशन है ना जी। और एक्सीलरेशन का क्या होता है? ये क्या हो गया? ठीक है, स्मॉल जी एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन का जो होगा वही स्मॉल जी होगा। नहीं, एक्सीलरेशन का क्या होता है? हो गया मीट ना? मैं अरे तो फोर्सों से निकाल लोगे तो F इक्वल टू क्या होता है M में? तो A बराबर F बाई ये ना होगा। kg मीटर पर सेकेंड बाई मीटर, तो कट जाएगा तो क्या बचा? अरे सॉरी मास है ना। kg मीटर पर सेकेंड। एम जो है सो मास है, यानी ये kg है। तो kg कट गया तो क्या बचा? हैं? तो हम डायरेक्ट एक्सीलरेशन का लिख दिया। और कैपिटल जी कैसे निकालिएगा? तो कैपिटल जी निकालने के लिए आपको देखो ये फॉर्मूला याद करना होगा। F इज इक्वल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर इंटू कैपिटल जी। ये ना फॉर्मूला होता है? अब यहां से जी निकालो तो क्या आएगा? F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। ठीक है, अब आइए F का क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड, और R क्या है? डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर लिख दें। और em यहां क्या है? मास है। तो ये क्या हो गया? kg। अब इसको काट के देखो, ठीक है? तो ये kg इनवर्स और ये m और m के मिलके क्या हो गया? हाँ, तो क्या आया? m इनवर्स एल क्यू यही हो गया। ठीक है,
और एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखो तो फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट के। कूलम्ब का कांस्टेंट के है। और इसका फॉर्मूला याद कर लेना सब। तो होता है एफ इजकल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू के, यही होता है। Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू के। Q मतलब चार्ज, Q1 Q2 है, Q मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पढ़ाई नहीं है। एस है ना। कूलम है ना, तो कूलम का बेसिक यूनिट क्या है? हाँ, तो आई का और टी का एस सेकेंड ना, एस तो ठीक है लिखल है। ए पर पावर माइनस बन गया। मिला लो। देखो हमने क्या लिखा है, एफ इजकल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू के। तो के बराबर क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बटाया Q2 हो गया। कल हम आप लोगों को Q का बेसिक यूनिट लिखवाए थे। कल Q का बेसिक यूनिट लिखवाए थे ना। बेसिक यूनिट क्या लिखवाए थे, ये लिखवाए थे ना, एम्पियर और सेकेंड। यानी इसका बेसिक यूनिट है जी। चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक यूनिट लिखवाए थे कल, एम्पियर सेकेंड। अगर वो बने समझ में आता है तो आप लोग जानते हैं कि V इजिकल टू I इजिकल टू ना ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अरे I इजिकल टू QT होता है। तो Q इजिकल टू I इंटू टी हो गया। I एम्पियर, T का सेकेंड। ठीक है, हो गया। अब यहां
फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड, आर क्या है, डिस्टेंस इनटू मीटर स्क्वायर, ई क्या है, दी होल स्क्वायर। अब या केजी रह गया, मीटर मीटर मिलकर क्या बना, और एस, अब यहां एस क्या है, और जब ऊपर जाएगा ये स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, और ई जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं हाँ? तो क्या हो गया, एम एल हो गया। दे दिया था 4 गो ऑप्शन और कहा था कि बताओ कि के का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन है ना? तो या तो याद कीजिए या नहीं तो निकालने का तरीका जान गए तो निकाल के बना लीजिए ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब दूसरा टाइप का इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि किस किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। हेडिंग लिखो, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज which dimensional formula are same, which dimensional formula are same। चलो पहला बताओ किसका किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, और इम्पल्स और हाँ, और बताओ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कहाँ पड़ा है, इंटेंसिटी का क्या लिखवाया है, इंटेंसिटी लिखवाया है कि इम्पल्स लिखवाया है, गलती उतार लिया है। देखो सबसे पहला फोर्स एंड ठीक है, क्योंकि दोनों का न्यूटन होता है ना, हाँ ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होगा,
हो गया? एम और बताओ। प्रेशर और स्ट्रेस, यूनिट वेट एंड वेट डेंसिटी का कैसे हो जाएगा? वेट का तो न्यूटन होता है, डेंसिटी का तो होता है एम ठीक है। हो गया? इतना कम से कम आप लोग याद रहना चाहिए। हो गया? अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन डायमेंशन लेस होते हैं। देखो एंगुलर बेस, देखो ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब फ्रीक्वेंसी एफ इजिकल टू 1 बाई टाइम होता है, टाइम के लिए टी लगा दिए तो ये तो क्या हो जाएगा? नहीं। और एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ना, थीटा बाई टी नहीं, हाँ तो थीटा का 0 होता है, ठीक है। थीटा का डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस है ना,
तो ये क्या हो जाएगा 1/, ठीक है। हो गया। हाँ, टाइम पीरियड को तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने में ऐसे को न लिखा जाता है कैपिटल टी, हाँ इसीलिए वहां टी लिख देंगे। हाँ। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन डायमेंशनल लेस है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो लिखो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। हो गया। चलो एक नंबर में लिखो ऑल टाइप ऑफ एंगल ठीक है। तो ऑल टाइप ऑफ एंगल में कौन कौन हो गया, थीटा डिग्री, ये रेडियन, नहीं रेडियन हो गया, एस्ट्रेडियन, इस सब का क्या होगा, ये सब टोटल हो जाएंगे डायमेंशन लेस, ठीक है। M0 L0 T0, उसी तरह से ये M0 L0 T0 सब वही हो जाएगा ना, क्योंकि पावर जब 0 होगा तो 1 आ जाएगा ना, ठीक है। दूसरा होता है ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिटन इन, देखो ऑल फिजिकल क्वांटिटी which is written in ratio, जिसको हम लोग रेशियो में लिखते हैं, ठीक है। अब उसमें देखो कौन कौन आ गए, रेशियो में किसको किसको लिखते हो, तो एक नंबर में दे दोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रेशियो में लिखते हो, हाँ? क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, अरे म्यू इज इक्वल टू, अच्छा साइन है भाई, करो ना जी, साइन आई बाई साइन आर। तो ये आई और आर क्या है, एंगल है ना, है तो सेम है ना, साइन कट गया, वो तो एंगल है, और एंगल का अभी लिखे होगा कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन 0 होता है, तो ये डायमेंशन लेस होगा कि नहीं होगा, हाँ? और दूसरा एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो, म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी, सी मतलब सी कहलाता है इन वैक्यूम, अभी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम,
सी हो, जब सी लगेगा तो वैक्यूम, अभी लगेगा तो मीडियम। तो दोनों क्या है, स्पीड है ना जी, है? तो स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कट जाएगा तो क्या आएगा, 1, तो 1 के लिए पावर 0 ना होगा, यो डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है, यो डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो यहां लिख दोगे न्यू इजिकल टू सी बाई डी। आर डी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, इसका फॉर्मूला याद है, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नहीं तो दोनों डेंसिटी है, तो दोनों डेंसिटी क्या होगा, कट जाएगा, तो यो डायमेंशनलेस हो गया। हाँ? और एक पूछने वाला है, स्ट्रेन बराबर इन होता है, हाँ? चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। नहीं तो मीटर मीटर कटिए ना जाएगा, हाँ? यो डायमेंशनलेस होगा। मीटर मीटर काट दोगे, मैक नंबर याद है, स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है, बाई स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो जनरली हम लोग इसका यूज किस काम के लिए करते हैं, मैक नंबर का उपयोग एरोप्लेन का स्पीड जानने के लिए, मिसाइल का स्पीड जानने के लिए ना, ठीक है। जिस का स्पीड 1 मैक नंबर होगा उसको कहोगे सोनिक, 1 से कम होगा सब सोनिक, 1 से ज्यादा और 5 से कम होगा सुपर सोनिक, और जिसका 5 से ज्यादा और 7 से कम होगा हाइपरसोनिक। क्या होगा, हाइपरसोनिक। और जिसका 7 से ज्यादा होगा उसको कहते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक। तो आज तक अल्ट्रासोनिक नहीं बना है। हाइपरसोनिक मिसाइल अभी ईरान छोड़ रहा है,
सॉरी, ईरान अभी बना के रखे हुए हैं हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक तो रोज छोड़ रहा है, और हाइपरसोनिक रखे हुए है, वो जिस दिन छोड़ेगा वो सीधे अमेरिका के माथा पर गिरेगा। हाँ ठीक है, हाइपरसोनिक। इसलिए अभी तक युद्ध में सुपरसोनिक मिसाइल का यूज हो रहा है, अभी हाइपरसोनिक नहीं आया। और हाइपरसोनिक आने लगेगा तो समझो कि युद्ध का विनाश बढ़ता जाएगा ना। ऐसे अब हम लोग तो रिपोर्ट जानते नहीं है, लेकिन मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार जो मीडिया या बताता है, वो जो मिसाइल जो सुपर हाइपरसोनिक जो बना लिया है, वो ईरान से वो किसी भी देश में वो गिरा सकता है वर्ल्ड के। वो इस तरह का मिसाइल का फॉर्मेशन कर लिया है, जो मीडिया बताता है। हकीकत क्या है हम भी नहीं जानते, लेकिन ऐसा माना गया है ना। ठीक है, उस मिसाइल को रोकने की ताकत बस एक के आदमी के पास में है, और वो रसिया के पास है। हाँ, मिसाइल चलेगा ना वहां से, तो रसिया का जो रडार है ना, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और रास्ते में गिरा देगा ना। क्योंकि रसिया जो रडार लाया है, रडार जो बनाया है, वो रसिया का रडार जो होता है वो इंफ्रारेड लाइट में डिटेक्ट कर लेता है। हाँ, और बाकी लोग का जो रडार है ना, वह अल्ट्रा वायलेट रेज या साउंड रेज पर या साउंड वेव पर काम करता है। ठीक है, तो जब वो मिसाइल जो चलता है ना, ये मिसाइल अगर चला तो इस मिसाइल को डिटेक्ट करना किसी भी रडार के लिए आसान बात है ना। लेकिन ये ऐसा मिसाइल है जिसने वो बनाया है, जब ये मिसाइल चलेगा तो यह मिसाइल क्या करता है कि टारगेट ले लेने के बाद ये अपने चारों तरफ स्मोक फैला लेता है। हाँ, स्मोक फैला लिया, और जब ये स्मोक के अंदर, ये धुआं के अंदर जब ये मिसाइल आगे की ओर जब बढ़ता है ना, तो इसका जो स्पीड जो चलने का तरीका है वो जिग जैग है। अब सोचो कि ये जो कवर बनाया स्मोक का, इसको इंफ्रासोनिक नहीं, इंफ्रारेड वेव जो है वही डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अगर डिटेक्ट कर भी लिया तो इसका जो जिग जैग जो मूवमेंट है, अब वो जिग जैग मूवमेंट पर सटीक निशाना नहीं लग पाता है। स्ट्रेट रहेगा तभी ना कैलकुलेट कर पाओगे कि इतना स्पीड से ये चल रहा है, हम इतना स्पीड से भेजेंगे तो जाकर इससे टकरा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक वो मिसाइल निकाला नहीं है, और अभी छोड़ा। हाँ 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 ना, अभी तक ले वो निकाला नहीं है। अगर निकाल देगा तो फिर रसिया ही उसको रोक सकता है। रसिया का टेक्नोलॉजी है जो बताता है ना। अमेरिका उस पर अभी काम कर रहा है, अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेगा। अगर ट्रम्प जैसा अगर राष्ट्रपति नहीं रहता, तब तक अमेरिका अभी तक ही ये वाला पर काम कर लिया होता। भारत के पास मिसाइल, सारा तरह का मिसाइल हमारे पास में है, केवल अभी तक हमारे पास में वो हाइपरसोनिक नहीं बना है, बाकी सारा मिसाइल हमारे पास में है। ठीक है, सारा वो प्लानिंग APJ अब्दुल कलाम जो करके गए थे, ठीक है,
उसी पर आज हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं। वो अब 2-4 साल और जिंदा रह जाते हैं ना, हाँ, तब हमारे पास में जो है ये वाला डेवलप हो गया रहता। हाँ, क्योंकि उनके बाद तो हर वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज ना हो गया। आज पूरा वर्ल्ड में कै % व्यक्ति है जो साइंटिफिक अप्रोच वाले हैं? 10% साइंटिफिक अप्रोच है, 90% लोग या तो पॉलिटिकल अप्रोच के हो गए या तो रिलीजियस अप्रोच के हो गए। जब तक आपके अंदर साइंटिफिक अप्रोच नहीं आएगा, आप उस पर काम नहीं कीजिएगा। हर देश की बात कर रहे, कोई केवल भारत और नहीं। हम कहा एक लाइन बोले हैं कि अगर ट्रंप अगर नहीं वहां का राष्ट्रपति बना रहता तो अब तक ये सोच हो गया रहता, क्योंकि देश के अंदर जो सत्तासीन व्यक्ति होता है, जो उसका राजा होता है, उसका जैसा अप्रोच होता है, वैसे ही देश का डेवलपमेंट होता है। तो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप उसी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर कोई को अपना गद्दी चाहिए, और गद्दी के लिए वो जो है अपना अपने अप्रोच के अनुसार पब्लिक को मोटिवेट करेगा। जैसे अप्रोच होगा वैसे वो मोटिवेट करेगा। मनमोहन सिंह थे, उनका अप्रोच क्या था? इकोनॉमिकल अप्रोच था ना जी। तो वो आज तक देश के लोगों को क्या मोटिवेट किया कि भाई आप अर्थ कमाने के बारे में सोचिए, ठीक है, और अर्थ कैसे कमाइएगा, तो उसके लिए उन्होंने मौका दिया ना, फ्री ट्रेड किया, जिसके कारण आज अमेजन आया, ये आया, वो आया, ये सब जो विदेशी कंपनियां जो आई वो नहीं करना है। अब वो कंपनी आने के कारण क्या हुआ कि आज जो देखते हो कि इतना डिलीवरी बॉय पैदा ले लिया, कुछ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? अगर वो नहीं रहता तो डिलीवरी बॉय क्या करता? बैठ के ताशे ना खेलता जी, क्योंकि उसकी वही कैपेसिटी है, वही सलाहियत नहीं। वो अच्छी टेक्निकल डिग्री तो लिया नहीं है। मोबाइल मिल गया और ससुराल से मोटरसाइकिल मिल गया, अब भाई उस 2 चीज का भी वो यूज करे कहाँ ना, तब वो 2 चीज का यूज करने के लिए उसका सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो साधारण से साधारण परिवार में किसी की शादी हो रही है, चाहे लड़का नॉन मैट्रिक क्या नहीं हो, फिर भी उसका डिमांड आता है कि अच्छा एक मोटरसाइकिल दे दीजिएगा। हाँ, पहले साइकिल था, अब मोटरसाइकिल पर आ गया, डेवलपमेंट तो नहीं किया है। 4 चक्का तो बहुआ तभी मिलेगा जब नौकरी होगा तब। हाँ हाँ, बस नौकरी अगर है, सरकारी नौकरी है, तो आपके लिए 4 चक्का आराम से प्रबंध हो जाएगा। लेकिन चाहोगे कि हम बेरोजगार हैं और हमको चाहिए, तो मोटरसाइकिल मिलेगा वो बाबूजी के धन पर नहीं, ठीक है। और एक 5वां याद कर लो सब, और वो है IQ। IQ मतलब MA/CA × 100, ये सब डायमेंशनलेस है। IQ मतलब इंटेलिजेंस कोटिएंट, बुद्धि लब्धता को नहीं कहते हो भाई इसका IQ लेवल क्या है। MA का मतलब हुआ मेंटल एज, CA का मतलब हुआ क्रॉनिकल एज। मेंटल एज को क्रॉनिकल एज से डिवाइड करके 100 से गुना कर दो, जो आएगा वही IQ हो जाएगा। अच्छा अच्छा, लिख लो, लिखो। लेस देन 1, मैक नंबर लेस देन 1, मैक नंबर लेस देन 1। लेस देन 1, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक
लेस देन 1 अगर है ना तो सब सोनिक, सुपर लिखा गया है क्या? नहीं, सब सोनिक, लेस देन 1 सब सोनिक। हाँ, अब लिखो इक्वल देन 1 सोनिक, सोनिक। हाँ, ठीक है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5, ये हो जाएगा सुपरसोनिक। हो गया सुपरसोनिक। उसके बाद ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है। और ग्रेटर देन 7 अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। हाँ, हो गया। चलो, तो ये यूनिट और डायमेंशन की कहानी खत्म, ठीक है। इससे आप लोग उसको तैयार कीजिएगा, रटिएगा ना, और एक न एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से जरूर रहेगा। या तो यूनिट पूछ देगा या तो कोई डायमेंशन कह देगा निकलने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग डालो फिजिकल क्वांटिटी। सभी कांस्टेंट कैसे हो जाएगा? अब के भी तो कांस्टेंट है, जी भी तो कांस्टेंट है ना। ऐसा ये कह सकते हो कि ऑल नहीं, ऑल यूनिट लेस इज डायमेंशन लेस। जितने का यूनिट नहीं होगा सब डायमेंशन से होगा, या जिसका वो बराबर हो ना, सेम हो। फिजिकल लिखो, फिजिकल क्वांटिटी लिखो, लिखो, that can be measured, that can be measured with the help of formula of physics, or concept of physics is called physical quantity। देखो, जो भी चीज है जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन वो मेजरमेंट करने के लिए हमको या तो फिजिक्स का कंसेप्ट चाहिए या तो फिजिक्स का फॉर्मूला चाहिए ना। अब जैसे क्या लिखे स्वीटनेस। अब आप हमको बताइए कि स्वीटनेस के लिए कोई
मान लो कि आप कोई फल खा रहे हो, ठीक है, उस फल के स्वीटनेस के लिए कोई फार्मूला है, कोई यूनिट है? कोई भी चीज खाते हो और मीठा लगता है, उस मिठास का मेजरमेंट आप कर सकते हो, हैं? क्योंकि मिठास एक ऐसा चीज है, वह डिपेंड करता है आपके स्टेट पर। वो टेस्ट है ना, और टेस्ट तो डिपेंड करेगा आपके स्टेट पर। अब रसगुल्ला खा के टॉफी खाओ, हैं? नहीं, अब मिर्च खा के टॉफी खाओ तो वो ज्यादा मीठा लगेगा। रसगुल्ला खा के टॉफी खाएंगे तो उसकी मिठास कम लगेगी। लेकिन फिजिक्स कहता है कि हम जिस चीज का मेजरमेंट करते हैं, चाहे जो कंडीशन दे दो, सब जगह बराबर रहेगा, ठीक है? तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। स्वीट को, आत्मा को, लव को, पेन को, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, दर्द, किसी के लिए दर्द छोटा होता है, किसी के लिए दर्द बहुत बड़ा होता है। दर्द सबके लिए बराबर कैसे होता है? हम तो कम दर्द देखे हुए हैं। एक बार हम जा रहे थे यहाँ से, पटना से मुजफ्फरपुर में एक बस और एक ट्रक आपस में भिड़ गया और उसमें जो है सो वो भयंकर एक्सीडेंट हो गया। हम लोग जा रहे थे तो पीछे से देखे तो गाड़ी वहां तो रुक गई, तो दौड़ के हम लोग भी गए देखने के लिए। तो देखे सारा लोग कड़ा रहा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फटा हुआ है, कोई जहाँ कोई सीट के अंदर दबा हुआ है, कोई कुछ दबा हुआ है, जो जैसे चाह रहा है अपना कोशिश कर रहा है। रोड के किनारे हम देखे क्या कि एक औरत जो है वह पड़ी हुई है, उसके बगल में वो बच्चा छिटाया हुआ है, वो रो रहा है ना। उस औरत का एक पैर कट कर फेंका गया था, नहीं? और हम उस औरत को देखें कि जो बच्चा रो रहा था ना, वो औरत रेंग कर उस बच्चा को खींच लिया अपने तरफ, और खींच कर उस बच्चा को अपना दूध पिलाने लगी। अब कल्पना करो कि उस माँ का नहीं है, उस माँ का दर्द, जिसका पैर कट गया है और उसको दर्द होता होगा कि नहीं होता? भयंकर दर्द। लेकिन उसका दर्द उस बच्चे के दर्द के सामने ज्यादा था कि कम? फील की ना कम ना। और हम लोग तो खैर क्या बताए, उस समय हम लोग तो एकदम इतना उस औरत को देख कर ये हुआ कि हम कहे भाई इतना महान माँ होती है क्या? है? नहीं, तब इसी से अंदाजा लो कि माँ कितनी महान होती है। तब जो है सो उसको खींच कर दिखाई। तो हमको उसी दिन लगा कि नहीं, हम जो बार बार कहते हैं कि दर्द जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये तो फीलिंग्स पर डिपेंड करता है कि आप जैसा फील करोगे उतना ही उसकी क्वांटिटी होगी। हाँ, एक छोटा बच्चा खेलते रहता है, उसको कट गया, खेल रहा है, और जब घरे आता है तो मम्मी को देखता है और देखा खून, तो दोनों हाथ झाड़ झाड़ के चिल्ला रहा है। अरे खेलते समय तुमको दर्द नहीं बुझा रहा था, घरे आके मम्मी को देख रहा, खून देखा तो लगा चिल्लाने। नहीं, फीलिंग्स की बात है। वहां पर वो खेल में फील नहीं कर रहा था, घर पे आया, माँ को देखा, उसकी फील बढ़ गया। तो यही बात है, दर्द तो फीलिंग की चीज है, क्या फील करते हैं, ठीक है? हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वैसा क्वांटिटी या वैसा चीज जिसका आप मेजर करो, लेकिन उसके लिए फिजिक्स का कंसेप्ट चाहिए, या नहीं तो फार्मूला चाहिए, ठीक है? अब ये फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होता है। देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
पहला स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, देखो दोज क्वांटिटी, स्केलर में डैश देख लिखो, दोज क्वांटिटी आर having magnitudes but not direction are called a scalar quantity. नोट में लिखो, स्केलर क्वांटिटी नेवर बी जीरो और निगेटिव, स्केलर क्वांटिटी नेवर बी जीरो और निगेटिव, जीरो और नेगेटिव, या कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल है बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो डिस्टेंस मास टाइम वर्क, टाइम के बाद वर्क, एनर्जी पावर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, डेंसिटी, प्रेशर, इनर्शिया, frequency, wavelength, intensity, ये सब जो है ना, ATC लगा दो, ये सब हो जाएगा कौन? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब लिखो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, लिखो those quantities are having magnitude as well as direction both.
having magnitude and direction both are called vector quantity. नोट में लिखो, वेक्टर क्वांटिटी may be zero or negative. हो गया? एग्जाम्पल में लिखो, वेट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी acceleration, torque, momentum, impulse, magnetic field, etc. हाँ, फोर्स भी लगा, फोर्स, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी. अब आप हमको बताइए कि जितना एग्जाम्पल लिखवाए हैं, इस एग्जाम्पल में कोई ऐसा कंफ्यूजन है जो आप लोगों को लगता हो कि नहीं ये स्केलर कैसे हो गया या वेक्टर कैसे हो गया? वेट का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है. और किसी का? किसका? इंपल्स का डायरेक्शन है. इंपल्स होता है I इज इक्वल टू एफ इंटू टे. तो आप में जो इंपल्स लगेगा वह इंपल्स फोर्स के डायरेक्शन में लगता है. जैसे गेंद को जब कैच करते हो, ठीक है, तो अपने हाथ को किस डायरेक्शन में खींचते हो? नहीं, जो डायरेक्शन होता है वो बॉल के आने का डायरेक्शन है. अब बॉल के आने का डायरेक्शन कौन है? जो बैट्समैन ने उस पर फोर्स लगाया है. बैट्समैन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वो आ रहा था, और उसी डायरेक्शन में आप अपना हाथ को खींच रहे हैं. तो जो खींच रहा है वो इंपल्स के कारण खींच रहा है, ठीक है, तो उसका भी डायरेक्शन है. हाँ, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर जो प्रेशर होता है वह एफ बाई एरिया होता है. कोई चीज को दबाते हो ना, उसमें डायरेक्शन दिख रहा है. तो वो प्रेशर का डायरेक्शन नहीं है, वो फोर्स का डायरेक्शन है. क्योंकि आप फोर्स का जो डायरेक्शन लगाओगे कोई जरूरी नहीं है कि प्रेशर उसी डायरेक्शन में लगे. प्रेशर वही डायरेक्शन लगेगी, कोई जरूरी है. जैसे बैलून ले लिया ना,
अब बैलून में हवा बढ़ी हुई है, तो बैलून के चारों दीवार क्या कर रहा है, बैलून के चारों तरफ हवा अंदर जो है वो फोर्स लगा रहा है ना जी, है? अब आप बैलून को जब दाबिएगा तो आपने फोर्स का डायरेक्शन इधर दिया, इधर दिया, नीचे दिया ना, और प्रेशर से बैलून क्या हुआ, आगे पीछे बढ़ गया। अब वो नहीं समझ में आता है, कार जब चलाते हो एक्सीलेटर ये ब्रेक कहाँ लगाते हो, आगे की ओर, अब उस पर पावर ब्रेक रहता है जिसपे प्रेशर काम करता है, वो प्रेशर काम कहाँ किया, पिछले का चक्का पर, तो फोर्स का डायरेक्शन प्रेशर का डायरेक्शन पीछे, हाँ ठीक है। तो इसलिए प्रेशर का डायरेक्शन कोई निश्चित नहीं है। और कोई चीज ऐसा लगता हो जो आपको समझने की जरूरत है? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि एकदम सिंपल बात में समझो, देखो ये बल्ब जलने लगा, ये जो बल्ब जल रहा है ना, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। ये करंट जो फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो करंट का जो फ्लो होता है, चार्ज का जो फ्लो होता है, ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। आप बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होगा, वो नेगेटिव से। अब फ्लो ऑफ चार्ज तो कौन डायरेक्शन ले, करंट में तो दोनों डायरेक्शन है, ठीक है, इसलिए यह रखा गया है स्केलर क्वांटिटी में। और दूसरा मैथमेटिकली अगर कोई कहता है तो कहोगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह वेक्टर के जो एडिशनल फॉर्मूला है या वेक्टर का जो एडिशन किया जाता है उसमें एक नियम है ट्रायंगुलर रूल, ठीक है, उस ट्रायंगुलर रूल का यह पालन नहीं करता, ठीक है, या वेक्टर के ट्रायंगल रूल का पालन नहीं करता। तो जब पालन नहीं करता तो यह स्केलर हो गया, ठीक है। नहीं तो दूसरा भाषा में अगर समझना चाहते हो तो हम डायरेक्शन कौन ले लें, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं बनेगा, और जब चार्ज नहीं बनेगा तो फिर इलेक्ट्रिक बहेगा नहीं, इलेक्ट्रिक जब फ्लो नहीं करेगा तो ये बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें दोनों डायरेक्शन दिखा रहा है, कौन डायरेक्शन लिया जाए, इसीलिए कंफ्यूजन है, इसलिए इसको रख दिया गया स्केलर, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो आप लोगों को परीक्षा में वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह आता नहीं है, इसलिए उसको आगे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अब चैप्टर बाय चैप्टर करके हम लोग चलेंगे। सबसे पहले आप लोग को या तो साउंड शुरू कर दें या तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दें ना, ठीक है। चैप्टर करेंगे ना, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है पहले ना उसको कराते जाएंगे ना, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है।
पहले उसको करा देंगे ना। चूंकि फिजिक्स में चैप्टर चेंज होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केमिस्ट्री में पड़ जाएगा। हाँ नहीं, इसमें सीक्वेंस से मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें सीक्वेंस में पड़ जाएगा। हाँ हाँ, और उससे उसको पहले पता चल जाएंगे क्या, ठीक है। तब आज इतना रहने दो, फिर अब मंडे को